हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको याद ही है कि कनिष्ठ लेखाकार, आरएस ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की सीरीज लेकर वन लाइनर में आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। एक सेकेंड। तो अगर अपन बात करें कि आपका से जो क्वेश्चन पूछा है उसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर अपन से ये पूछा है कि ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो 21 मतलब यहाँ पर बात हो रही है 21वें गुणसूत्र की। हमारे अंदर जो पूरे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें 21वें जोड़े की बात हो रही है। और अगर आप इसका मीनिंग समझे, ट्राइसोमी त्रिगुणसूत्र, यानी यहाँ पर गुणसूत्र कितने होंगे? 3। यानी देखो जनरली हमने ये पढ़ा है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े का मतलब दो गुणसूत्र एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन अगर अपन ये बात करें कि ट्राइसोमी का क्या मतलब है, तो देखो ट्राइसोमी में क्या होता है, जो ये इस तरह से मान लो ये इस तरह से दो गुणसूत्र, आपको याद होगा ये इस तरह से दो गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, तो इसके साथ एक और गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यानी 21वें गुणसूत्र में जोड़े में जब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं 21वें जोड़े के अंदर, तो उसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। अब यहाँ पर ट्राइसोमी 21 में होता क्या है कि एक गुणसूत्र बढ़ने की वजह से जो आपके टोटल 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र थे, उनमें 21वें जोड़े के अंदर एक और गुणसूत्र बढ़ गया, तो 46 प्लस 1 कितना हो गया? 47। यानी जब ट्राइसोमी 21 होता है तो इस वाली कंडीशन में इंसान के अंदर 23 जोड़ी यानी 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इस वाली जो इस तरह का जो सिंड्रोम होता है उसे डाउन सिंड्रोम या मगोलिज्म कहते हैं। इसे डाउन सिंड्रोम या मगोलिज्म कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो ट्राइसोमी 21 है इसका मतलब क्या है? ट्राई का मतलब तो 3, 21 का मतलब है 21वां गुणसूत्र। 21वें गुणसूत्र के जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसकी वजह से ऑल ओवर जो 46 गुणसूत्र थे उनकी संख्या बढ़कर 46 की जगह 47 हो जाती है और इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम मगोलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? यानी राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर फतेह सागर झील। यानी जो सौर वेधशाला है हमारे राजस्थान में वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में फतेह सागर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? यानी हमें ये बताना है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें DRDO की, तो जो DRDO है इसकी स्थापना हुई है 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और आपको याद ही होगा कि रक्षा मंत्रालय है एक तरह का, ये मतलब रक्षा से जुड़ा हुआ, डिफेंस से जुड़ा हुआ, तो इसके अंदर जो मिसाइलें वगैरह का जो निर्माण होता है वो इसी के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी विज्ञान ही बल का मूल है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? विज्ञान ही बल का मूल है। तो ये ध्यान रखना है अपन को। अगर अपन से पूछा जाए कि जो DRDO है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या होगा? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य विज्ञानम मूलम विज्ञानम, विज्ञान ही बल का मूल है। देखो
इसके अलावा आपने और भी देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें, से मान लो अपनी जो भारत सरकार है, भारत सरकार का भी आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इसी तरह जो CBSE है उसका भी आदर्श वाक्य है अस्तो मा सद्गमे। तो इस तरह से सब संस्थाओं का अपना अपना कोई ना कोई एक आदर्श वाक्य होता है। उसी तरह से DRDO का जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब आपके लास्ट टाइम आए हुए हैं। और अगर अब हम बात डाउन सिंड्रोम वाले क्वेश्चन की करें तो ये आपके 2018 में भी आया है और 2021 में भी आया है। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम का जो 2 बार रेगुलर हर दोनों बारी RS प्रीवियस में रिपीट हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जूनोटिक रोग कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करें जूनोटिक क्या होते हैं। तो देखो जो जूनोटिक है इन्हें जूनोसिस भी कहते हैं, याद रखेंगे। जूनोटिक रोग को जूनोसिस रोग भी कहते हैं। और जूनोसिस रोग क्या होते हैं? पशुओं के काटने से जो होते हैं, पशुओं के काटने से मनुष्य में जो रोग होते हैं उन्हें जूनोटिक रोग कहते हैं। यानी जो रोग जानवरों के काटने से मनुष्यों में हो जाते हैं, मानव में हो जाते हैं, उन्हें जूनोटिक रोग कहते हैं। तो देखो यहाँ पर रेबीज, प्लेग और सार्स। तो आपको पता ही होगा रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते की लार के अंदर वायरस की वजह से होता है। प्लेग की बात करें, प्लेग चूहे के काटने से होता है, लेकिन यहाँ पर ये वायरस से नहीं होता बल्कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। उसके बाद बात करें सार्स, तो सार्स जो रोग है ये भी कुत्तों के काटने से ही होता है और वायरस की वजह से ही होता है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर ये ऐसे रोग हैं जो एनिमल के काटने से मानव में फैल जाते हैं। यानी ये रोग मनुष्यों में होने वाले हैं, लेकिन ये किसकी वजह से होते हैं? एनिमल्स यानी जानवरों के काटने से होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? यानी आपको ये बताना है कि जो विटामिन होते हैं A, B, C, D, E, K, इस तरह से जो भी विटामिन है, ये सारे विटामिन कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर भी आएगा, विटामिन कर ले इसे। तो सबसे पहली बात तो विटामिन क्या होते हैं? तो देखो विटामिन होते हैं सूक्ष्म पोषक। विटामिन क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक। यानी हमारे शरीर में ये बहुत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, इनकी ज़्यादा जरूरत हमारी बॉडी को नहीं होती। और ये जो विटामिन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। जो विटामिन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। देखो जल में घुलनशील तो वो होते हैं जो पानी में घुलकर टॉयलेट यानी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और ये वसा यानी जो वसा के अंदर ही घुले हुए रहते हैं। तो वसा के अंदर तो A, D, E, K ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा के अंदर घुले रहते हैं। और अगर हम बात करें जल में, तो जल में घुले रहते हैं B और C। यानी विटामिन A, D, E, K, विटामिन A, D, E, K ये तो घुले होते हैं वसा के अंदर। और अगर बात करें इनके अलावा B और C विटामिन की, तो B और C ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए ये बॉडी से पानी में घुलनशील होने की वजह से टॉयलेट के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको यहाँ से रख कर देते हैं। चलिए, और एक बात और, जो विटामिन है उसको जो नाम दिया था विटामिन को विटामिन नाम दिया था C. फक नामक साइंटिस्ट ने। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट GSAT
उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता। देखो इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी लिख दिए। एक्चुअली ये नहीं वाली टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था आपको, यानी इनमें से जो नहीं है वो आपको चुनना था, इसलिए हमने इनमें ऑप्शन भी लिख दिए। ये सारे क्वेश्चन आपकी ऑलरेडी RS एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये ऑब्वियसली ऑप्शनल वाले क्वेश्चन ही थे, और हमने यहाँ पर वन लाइनर के पैटर्न में आपको हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन से आंसर में ही आपको टॉपिक करवा दिए हैं। लेकिन देखो इनसे जुड़ी हुई ब्रीफ नॉलेज में हम आपको दे रहे हैं, तो जो इनसे जुड़ी हुई नॉलेज है उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, तो आप हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करें। चलिए, तो आपसे जो पूछा गया है कि निम्न में से आवृत्ति बैंड यानी इन चारों में से कौन सा आवृत्ति बैंड है जो इनसेट यानी GSAT उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिए जाते। तो सबसे पहले देखो अपन बात करें GSAT, तो GSAT क्या होते हैं? भू स्थिर उपग्रह। क्या होते हैं ये? भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह यानी ये जो इनसेट और GSAT होते हैं ये भू स्थिर उपग्रह होते हैं, और ये वो उपग्रह होते हैं जिन्हें पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाता है। यानी इन्हें पृथ्वी के ऊपर से बात करें, पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह से इन्हें 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाता है। और अगर केंद्र से, देखो ये तो सतह से बात हो रही है, पृथ्वी की सतह से इन्हें 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाता है। और अगर केंद्र से बात करें तो आपको याद है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। तो अगर केंद्र से बात करें तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा आपका 42400 किलोमीटर, ये हो जाएगा केंद्र से। यानी देखो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं इन्हें पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाता है। और अगर केंद्र से बात करें तो इसके अंदर पृथ्वी की रेडियस भी जुड़ जाएगी 6400, तो 42,400 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाता है। तो इनके अंदर जो यूज़ किए जाती है, जो मॉड्यूलेट यूज़ किए जाते हैं, जो आवृत्ति बैंड यूज़ किए जाते हैं, वो का, सी, KU ये सभी किए जाते हैं। लेकिन जो MF है, MF यानी FM या MF एक ही बात होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वही नॉर्मल आप जो FM वगैरह सुनते हैं, ये इनको उसके अंदर काम में लिए जाते हैं। इनका उपयोग भू स्थिर उपग्रहों के अंदर नहीं होता। इसी तरह आपने AM का नाम भी सुना होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो एम्पलीट्यूड AM, देखो जिस तरह FM होता है, MF के दो, ये तो होता है मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये तो होता है आपकी FM, जो नॉर्मल आप FM सुनते हो उसके अंदर। और एक और चीज होती है AM, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। तो ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी यानी AM जो है, इसका उपयोग हम लोग किसके अंदर करते हैं? जो रेडियो वगैरह सुनते हैं उनके अंदर करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा MF हो या FM हो, बात एक ही होती है। दोनों का ही मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसका उपयोग हम लोग FM रेडियो वगैरह के हिसाब से करते हैं। इनका भू स्थिर उपग्रहों के अंदर कोई उपयोग नहीं होता। यहाँ पर का, सी, KU ये जो सब है, इनका सबका उपयोग जो है वो हम लोग सैटेलाइट के अंदर करते हैं, यानी भू स्थिर उपग्रहों के अंदर करते हैं।